मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 1 की क्लास में पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के संबंध में डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो क्लास में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ जस्टिस या इससे अन्य पॉइंटों पर इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन विभिन्न टॉपिकों पर हमने डिस्कशन किया था और उस पे सुप्रीम कोर्ट के संबंध में उसके क्या प्रोसीजर हैं, कितने प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं या अन्य उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इससे पूर्व वीडियो क्लास पे भी डिस्कशन किया गया। आज की जो इस वीडियो क्लास में बीए पार्ट 1 में जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों से रिलेटेड जो डिस्कशन होगा आज करेंगे। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इतना व्यापक ज्यूरिसडिक्शन प्रदान किया गया है, जहाँ पर वह संविधान की एक तरह से क्या है, आधिकारिक इंटरप्रिटेशन करता है। इसके साथ साथ वह जो है नागरिकों के फंडामेंटल राइट की भी सिक्योरिटी करता है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट सब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन और जो है फंडामेंटल राइट की सिक्योरिटी के लिए रिस्पांसिबल है। और इसमें आर्टिकल 131 में तो इस प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात यदि हम करते हैं तो इसके कई पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन 131 में इसी को हम आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन 132, तो इसमें अपीली क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, अपीली अधिकारिता की बात करते हैं। तो जब अपीली अधिकारिता की बात करते हैं तो 132 में आएगा। इस अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को हम कई भागों में जो है इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मैटर, आर्टिकल 132 प्लस 134A, उसको ए कह सकती है या तो का कह सकते हैं। और उसको सेकेंड पॉइंट में उसको नोट करेंगे सिविल मैटर, जो सिविल के जो मामले होते हैं वो आर्टिकल 133 प्लस 134A, अर्थात उसको 133 प्लस 134 को जब मिला के एक साथ जो है ज्वाइंट करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, तब जा करके सिविल मैटर वहाँ पर बनेंगे। जो है क्रिमिनल मामले अर्थात आपराधिक या फौजदारी मामले जो होते हैं, तो क्रिमिनल जो मैटर्स होते हैं वो 134 प्लस जो है 134A, और इसके साथ साथ जो है लास्ट पॉइंट के रूप में जो हम नोट करेंगे, तो स्पेशल अपील की जब बात करते हैं, विशेष इजाजत से जो अपील होती है 136 पे होती है। तो जो है स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन की जब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो 136 पे है। और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो यह है 143 में। अब इस प्रकार से हम यदि इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो इसको कई जो है पार्टों में जो क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है।
तो इसको एक तरह से हम जो अभी अभी इसको एक्सप्लेन किया, तो एक तरह से चार्ट के रूप में आप लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। और जब चार्ट के रूप में इसको क्रिएट कर लेंगे तब आपको ये समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राइट्स दिए गए हैं उनको इंटरप्रिटेशन और फंडामेंटल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की, और हाई कोर्ट की भी जुड़ी हुई है। लेकिन मुख्य रूप से संविधान की जो है अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को। यदि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ या संवैधानिक पीठ की बात होती है, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ में जब बात करते हैं जो है, तो उसमें मिनिमम जस्टिस की जो होती है, कैंडिडेट की जो संख्या होती है 5 मेंबर ही उसको जो है किसी केस की सुनवाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम जो हो सकती है तो वो 31 हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम ये जो है टोटल जो जस्टिसों की जो डिजिट है वो 31 है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। उस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। तो जब 2 भागों में बांटते हैं तो इसमें एब्सोल्यूट या अत्यंतिक जो है पावर की बात होती है, एब्सोल्यूट पावर की बात होती है। और एब्सोल्यूट पावर के अंतर्गत जो है उसको ये दिया जाता है कि कौन से ऐसे मैटर्स या इशू होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष जो है अधिकार के अंतर्गत उसके मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। तो इसमें जब हमें ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के भागों में जब बांटते हैं, तो पहला तो इसमें अभी अभी जो क्लियर एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या प्रारंभिक या अत्यंतिक जो है क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, और इसी में उसमें समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार करंट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को 2 भागों में बांट करके देखते हैं। लेकिन हम इस प्रारंभिक जो अधिकारिता की बात है इसमें अब ये देखते हैं कि ऐसे मामले कौन कौन से ऐसे मामले होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि मामले की सुनवाई के लिए वो क्या अब जो है प्रोसेस ले सकता है। तो जैसे कोई भी ऐसा मैटर है जो हाई कोर्ट पे है और हाई कोर्ट पे उस मैटर पे कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के पावर होता है कि हाई कोर्ट को यह निर्देशित करे कि एक मामले की सुनवाई या तो स्वयं करे या फिर उस मामले को अपने पास मंगा सकता है, क्योंकि वो उस मामले को बहुत दिनों तक डिले नहीं कर सकता है। उस मामले को जितना जो है फास्टली हो सकता है उसकी सुनवाई करके उस पर डिसीजन दे जो है। और जिसकी ऐसा भी कोई इशू हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मामले होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से जब रिलेटेड कोई मामले होते हैं अब वो हाई जो है उसको लगता है सुप्रीम कोर्ट को ये कि ये मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। तो इस ऐसी स्थितियों में भी वो प्राय है जो अपने पास मंगा लेते हैं। और जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात होती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जब बात होती है, तो ऐसे मामलों को भी जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखते हैं। इसके साथ साथ हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जो है फंडामेंटल राइट को भी रखते हैं कि ये ऐसे मैटर या ऐसे मामले जो पहली कंडीशन में सुनवाई या उसके जो है इंटरप्रिटेशन का वर्क या पावर किसको होता है? सुप्रीम कोर्ट को। जो संविधान से व्याख्या से रिलेटेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से जो रिलेटेड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल जो है गवर्नमेंट के आपसी विवाद का कोई इशू है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई ऐसे जो है मैटर्स हैं, इस संघ राज्य विवाद संबंधी मामले
के निम्नलिखित उसमें देख सकते हैं। तो यदि हम इसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं, संघ सरकार और राज्यों की जब बात करते हैं, तो इसमें सपोज दैट जैसे मान लीजिए एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट हो या दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई ऐसा विवाद जब हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशंस है, जो इलेक्शंस चल रहे हैं, तो यदि आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आप लोगों को मैं एक जो है एडवाइस देना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर्स जो है आप लोग ज़रूर देखें जो है, और न्यूज़ चैनल से भी जो है कुछ चीज़ें जो आपको समाचार से संबंधित से जो है पॉलिटिकल इशू जो आते हैं वो डिबेट और उनको ज़रूर सुनें, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो कि किस मैटर पर किस प्रकार की जो है एक्टिविटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांसिबल है, या दोनों के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको लास्ट डिसीजन देने का वर्क कौन करता है, उस डिसीजन में क्या प्रोसेस होते हैं। तो इन सभी के लिए आपको थोड़ा सा जो रूटीन वर्क के से रिलेटेड जो न्यूज होती हैं उनको जरूर सुनना चाहिए। तो इसमें एक तरफ जैसे जो है इंडियन गवर्नमेंट है या दूसरे अपोजिशन पे जो है स्टेट गवर्नमेंट है के बीच यदि कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो ये मामले कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट में है, यदि एक तरफ भारत सरकार या कुछ राज्यों के बीच में कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ जो है भारत सरकार हो गई, इंडियन गवर्नमेंट हो गई, और दूसरे तरफ कई राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो है कुछ स्टेट ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेवर ले रहे हैं। तो ऐसे जो है इशू होते हैं, ये ऐसे जो मैटर्स होते हैं, तो ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की आएंगे जो है। और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, या फिर इनमें से ऐसी भी कंडीशन हो सकती है नेक्स्ट पॉइंट में कि ना वो मामले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना स्टेट गवर्नमेंट से, ओनली ऐसे भी मामले होते हैं जो इस दोनों ही तरफ जो है पक्ष और विपक्ष में स्टेट गवर्नमेंट ही होती हैं। मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट है या एमपी गवर्नमेंट है एक तरफ हो जाए, या फिर स्टेट जो है राजस्थान गवर्नमेंट हो जाए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक तरफ हो जाए, यूपी गवर्नमेंट एक तरफ हो जाए, या कई मतलब वो ऐसे वो नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है कि वो मैटर कैसा है, नेचर ऑफ इशू कैसे है, वो उसकी प्रकृति कैसे है, उस पर डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से अधिक हैं, या एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है या दूसरी तरफ जो है स्टेट गवर्नमेंट है। तो इससे जो संबंधित जो मामले होते हैं, ये सब सारे मामले किस पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत है। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन 131 के अकॉर्डिंग, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू 131 भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 131 के अंतर्गत है सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आएंगे। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी मामलों को जो है एब्सोल्यूट ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत जो है सुनवाई करने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन 132। अपीली क्षेत्राधिकार जो है 132 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। इसके अंतर्गत वह जो है मामले दायर किए जाते हैं जो उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय या डिग्री जो हाई कोर्ट होते हैं। तो जैसे भारत इंडिया में जो हाई कोर्टों की जो संख्या है, तो अगर मिनिमम देखा जाए तो सभी स्टेट गवर्नमेंट जो हैं सभी के पास अपने अपने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां पर एक या अधिक जो है राज्यों के लिए, कभी कभी 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो जिन
के लिए कंबाइंड एक जो है हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब और हरियाणा है, उसके लिए क्या है, एक हाई कोर्ट है। और सेवन सिस्टर के नाम से यदि हम आपने जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट के, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं, पूर्व में इनको सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो इन सेवन सिस्टर के जो ज्यूरिस्डिक्शन में मैक्सिमम जो अंडमान निकोबार और कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत मैटर्स आते हैं। लेकिन कुछ अब उन सेवन सिस्टर्स जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के इंडिया की स्टेट हैं, उनमें भी अब जो है हाई कोर्ट की स्थापना की जा चुकी है कुछ पे जो है। तो इस अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत जो है 132 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस किया गया है, या सॉरी जो प्रोविजंस किया गया है, तो ऐसे मामले आते हैं जो उच्च न्यायालय के अंतिम डिसीजन, जब कोई ऐसा हाई कोर्ट उस पर डिसीजन दे दे उस ऐसे मैटर पर, और ऐसे जो कोई डिग्री या लास्ट डिग्री, उसको डिग्री भी बोल देते हैं, कि विरुद्ध होते हैं। लेकिन यह मामले तभी दायर होते हैं जब हाई कोर्ट 134A के अंतर्गत ये सर्टिफिकेट दे देता है कि इसमें विध या मतलब ऐसा कोई का जो है लीगल पॉइंट इसमें इंक्लूड है जिसका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटारा किया जाना आवश्यक है। तो तभी हम जब इसमें जो है अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत जब उसको कई पार्टों में हमने डिवाइड किया है, तो उसी में जैसे क्लासिफिकेशन करके देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन संवैधानिक जो क्षेत्राधिकार है उसका, तो उसी में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो आएंगे, तो 132 अर्थात अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन प्लस 134A या का कह दे, इस दोनों को जब मिला करके एक साथ इंक्लूड करके देखेंगे तब संवैधानिक मामले बनेंगे। हाई कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन दिया गया हो जिस पर अभी ये उसको रियलाइज होता है हाई कोर्ट को कि जो मैंने जो डिसीजन दिया है, लास्ट डिसीजन अपने द्वारा दिया है, उसमें जो है लीगल अर्थात कानूनी जो है सार तत्व उसमें विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट को ये दे सकते हैं और उसमें सर्टिफिकेट देगा। उसके संबंध में क्या देगा, प्रमाण पत्र देगा। 134 का के अंतर्गत उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तभी सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई करेंगे। अपीली क्षेत्राधिकार तो आपको प्राप्त है, जो अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन तो 132 के अंतर्गत है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट 134 का के अनुसार आपको ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं देता, तब तक आप उसमें सारगर्भित तत्व का उसको बोध नहीं होता, तब तक आप जो है उस मैटर को, संवैधानिक मामले को, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मैटर को सुप्रीम कोर्ट पे आप दायर नहीं कर पाएंगे। तो अपीली जो है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित मामले देखे जाते हैं। ऐसे इशू मैटर होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो 132 को 134 के साथ मिलाकर पढ़ने पर, जिसे हमने इससे पूर्व बताया, और जो सिविल मैटर्स होते हैं, तो इसमें 133 को जो है 134 का के साथ मिलाकर पढ़ने पर ही उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हम देखते हैं जो है फौजदारी, ये सिविल मैटर्स हो गए, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं क्रिमिनल जो है मैटर्स, जो है अपराध से संबंधित क्रिमिनल मैटर ऐसे होते हैं जिसपे से कोई अपराध कर बैठता है, या किसी को जैसे डेड वारंट, कोई किसी की हत्या कर दिया कोई व्यक्ति, इसकी तो जब कोई मर्डर कर देता है, तो ऐसे में जब जो है केस जो है चलता है अधीनस्थ न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत कोई हाई कोर्ट पे अपील कर देता है, तो ऐसी स्थिति में एक जो है आपराधिक मामले पर जो है अनुच्छेद 134 के अनुसार 134 के साथ मिलाकर पढ़ने पर उसको एक साथ ज्वाइंट करके जब वो पढ़ते हैं, तो ऐसे मामले किस पे बन जाते हैं,
क्रिमिनल मामले बन जाते हैं, फौजदारी मामले बन जाते हैं। तो इसमें 134 यदि किसी हाई कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दे दिया जाता है तो ये जो 134 ए की बात है, अर्थात एक प्रकार से जब हाई कोर्ट के द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, एक जो है प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवाया जाता है कि इसमें विधि से संबंधित सारगर्भित तत्व तो इंक्लूड है या निहित है, तब तो सुप्रीम कोर्ट पे आप अपील करके सुनवाई के लिए आप जो है जा सकते हैं, या मैटर की आपकी सुनवाई वहां सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। बट यदि उस पे हाई कोर्ट कोई डेड वारंट जारी कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया किसी व्यक्ति को, तो जब कोई मृत्यु दंड दे दिया है तो ऐसे तो अपील करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हाई कोर्ट के द्वारा किसी मर्डर केस पे या अन्य से रिलेटेड कोई ऐसा केसेज हैं जिसमें संबंधित रिलेटेड व्यक्ति को उसने डेड वारंट दे दिया है, मृत्यु दंड दे दिया है, तब ऐसी कंडीशन नेचर ऑफ जब मैटर्स जो होता है, नेचर ऑफ जब केस की जब बात होती है, तो ऐसे केसों में अब हाई कोर्ट के द्वारा 134 का या एक की अब कोई रिक्वायर नहीं रह जाती है। अब यहाँ पर जब मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो यदि हाई कोर्ट के जो है केस के को चैलेंज करने के लिए या उसके विरुद्ध अपील दायर करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 134 ए को जो है लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात बिना जो है 134 के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, अब उसके बिना भी आप सुप्रीम कोर्ट पे अपील दायर कर सकते हैं। अब ये तो रहे आप इसकी बात जो है, इसी के अंतर्गत जो है अपीलेट क्षेत्राधिकार के जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन की जो बात होती है, स्पेशल अपील की बात होती है। तो जब स्पेशल अपील की जब बात होती है तो 136 में, तो इसका उल्लेख 136 में किया गया है। जो इस विशेष इजाजत से अपील की जब बात होती है, स्पेशल अपील की जब बात होती है, तो 136 अनुच्छेद में इसका प्रोविजंस किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जो है सेल्फ डिस्क्रेशनरी की जो है पावर से प्राप्त है, स्वविवेक का अधिकार प्राप्त है। और जब हाई कोर्ट के समक्ष कोई ऐसे मैटर से लंबित हो या पेंडिंग पड़े हो तो सुप्रीम कोर्ट को उसको स्पेशल जो है अपील के द्वारा दे सकता है कि वह अपील के लिए भेजने के मामले का निपटारा करने या तो स्वयं कर दे या उस निपटारे के लिए उस संबंधित हाई कोर्ट को बोल सकता है कि इस पर आप जो है आप तुरंत डिसीजन दीजिए। यदि वो आप उस पर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं तो उसको जो है ड्रॉबैक करिए, अर्थात हमारे पास उसको अपने पास मंगवा सकता है। तो ऐसे मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जो है ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त है जो है। और एक इसी में पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात होती है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की बात होती है। तो जब परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की बात होती है तो 143 पे है। सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी अधिकारिता की जो बात है तो अनुच्छेद संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस पे है 143 पे है। इसका प्रोविजंस जो है 143 में है और इस पे यदि राष्ट्रपति को यह निश्चित हो जाए या डिसाइड हो जाए कि देश के समक्ष कोई ऐसा विधि या का तत्व संबंधित प्रश्न उत्पन्न हो गया है, कोई ऐसा मैटर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कानून से रिलेटेड है, और जो कानून से रिलेटेड जो सार्वजनिक महत्व का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, उससे संपूर्ण देश के लोगों को या मैक्सिमम लोगों का हित क्या होता है, इफेक्टेड होता है। तो ऐसी कंडीशंस में इंडियन प्रेसिडेंट को, भारतीय राष्ट्रपति को
अपने संविधान में दिए गए अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए आप उससे क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श मांग सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके लिए जो है एडवाइस देने के लिए उसके लिए कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य या बाध्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए भी राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, अर्थात दोनों को फ्री कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट देने की एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं है और प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात जो है प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया गया है, उनको जो है डिस्क्रेशनरी की जो है पावर दे दी गई, स्वविवेक का अधिकार दे दिया गया है। सिर्फ डिस्क्रेशनरी की बात कर दिए गए, स्वविवेक की बात कर दिया, स्वयं की विवेक की बात कर दिया गया है कि वो देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही वो मानने के लिए बाध्य है। ऐसी कंडीशन में दोनों को फ्री कर दिया गया है। लेकिन हाँ, यदि चाहें तो वो ऐसी जो है परामर्श जो है वहां से ले सकते हैं। वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उस मैटर पे जो है एक तरह से जो है उसको राष्ट्रपति को राय दे सकते हैं कि प्रेजेंट ऑफ कंडीशन को देखते हुए जो देश के सामने एक ऐसी कंडीशंस है और ये लीगल प्रोसेस से संबंधित, कानून से संबंधित प्रक्रिया है, तो आपको इस स्थिति पर ये वर्क आपको करना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति पर होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पे जो है अपना जो है राय दे सकते हैं और जो है राष्ट्रपति उस राय को मानने और ना मानने के लिए क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है। संविधान लागू होने के बाद जब से भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को जो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू किया गया। हालांकि इसके पूर्व 26 नवंबर 1949 को भी जो है भारतीय का जो है संविधान के बहुत सारे जो आर्टिकल्स जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुके थे। लेकिन भारतीय संविधान के पूर्ण लागू होने के बाद 26 जनवरी 1952 को है, 1950 को है। तो इस स्थिति पे जो है संविधान लागू होने के बाद कई ऐसे मैटर्स या इशू आए हैं। राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया भी और कुछ मामलों में नहीं भी दिया। जैसे केरल एजुकेशन बिल, जो केरल का जो है शिक्षा जो बिल आया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा उसको एडवाइस ली गई। जो है बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद जो अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया गया था, गुजरात प्रकरण को लेकर के भी और आर्टिकल 324 व अनुच्छेद 174 की शक्ति के अंतर्गत इन सभी मामलों पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देती रही है। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है क्षेत्र अधिकार की जब बात हम करते हैं, उसके पावर्स की बात करते हैं, तो आज की इस वीडियो क्लास में सुप्रीम कोर्ट के पावर और उसके जो है क्षेत्राधिकार की हमने टॉपिकों पर क्या किया, डिस्कशन किया। इससे पूर्व भी हम जो है उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन की बात किया, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात किया और गठन के संबंध में हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के गठन की जो क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन ऑफ जस्टिस हैं, जजों की क्या योग्यताएं हैं, उनकी वेतन और भत्ते क्या हैं, उनके अलाउंसेस और जो है सैलरीज क्या हैं,
उनकी पदावधि क्या है, टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या है, उनका समय कितने वर्ष के लिए कोई जज अपॉइंटमेंट होगा। इन सभी पॉइंटों पर हमने डिस्कशन कर लिए और आशा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो क्लास के द्वारा प्रत्येक सुनने वाले छात्र के लिए एक सहयोग मिलेगा और हम आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और आप लोगों को एक इस पे एडवाइस देना चाहते हैं कि वीडियो को यदि सुनने के बाद या सुनने के पहले एक बार संबंधित रिलेटेड बुक का अध्ययन आप जरूर करिए और जब एक बार संबंधित बुक का अध्ययन करेंगे फिर इस वीडियो को सुनेंगे या पहले सुन लीजिए या बाद में अध्ययन कर लीजिए या पहले अध्ययन कर लीजिए बाद में सुन लीजिए, तो दोनों की कंडीशन पे आपका क्लियरेंस और कंसेप्ट जो है ज़्यादा बेहतर होगा। आज की इस वीडियो क्लास में बीए पार्ट 1 में यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।